वेलकम टू वंडर्स इको वर्ल्ड। एचटेट एग्जामिनेशन ईयर 2019 इकोनॉमिक्स के 60 क्वेश्चंस को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। इन वेदर न्यूज़ द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर फिगर्स शोज। वेदर की न्यूज़ में मौसम के समाचारों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान के जो आंकड़े होते हैं वो इनमें से कौन से स्टेटिस्टिकल मेजर को दर्शाते हैं। तो इनमें से राइट ऑप्शन जो अपना फर्स्ट है वो होगा। क्यों? क्योंकि रेंज बात करता है हाईएस्ट की माइनस लोएस्ट की, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट या फिर मैक्सिमम माइनस मिनिमम की बात करता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम की बात करता है अपना रेंज। अब यहाँ से हमें क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इन तीनों के फॉर्मूला को भी नोट करना होगा। रेंज का याद रखना है, रेंज कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। सिर्फ इतना, ये रेंज का फॉर्मूला है और ये अपना रेंज कोफिशिएंट का फॉर्मूला है। नेक्स्ट, द इकोनॉमिक सेंसस ऑफ सीएसओ डज नॉट बिलोंग टू हुम। इकोनॉमिक सेंसस कंडक्ट कौन कराता है? ये हमें आंसर मिल गया, सीएसओ कंडक्ट कराता है। अब इकोनॉमिक सेंसस में इनमें से हम किसको शामिल नहीं करते हैं? हमें पता है एग्रीकल्चर के लिए अलग से एग्रीकल्चरल सेंसस को कंडक्ट कराया जाता है। इकोनॉमिक सेंसस में हम इंडस्ट्री, सर्विस और पब्लिक एंटरप्राइजेस इन तीनों को शामिल करते हैं। उद्योग, सेवाएं और सार्वजनिक उपक्रम इन तीनों को शामिल किया जाता है। एग्रीकल्चर सेंसस को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। अब यहाँ से ये जानना इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक सेंसस अभी तक कितने कंडक्ट हो चुके हैं और पहला इकोनॉमिक सेंसस कब कंडक्ट कराया गया था और लास्ट इकोनॉमिक सेंसस किस ईयर कंडक्ट कराया गया था। उसके बाद एग्रीकल्चर सेंसस की भी बात करेंगे कि अभी तक कितने एग्रीकल्चर सेंसस हो चुके हैं। तो अभी तक 10 एग्रीकल्चर सेंसस हो चुके हैं। लास्ट और फर्स्ट को देख लेते हैं, इकोनॉमिक सेंसस भी देख लेते हैं, पहला और आखिरी, और पहला कब कराया गया। यहाँ से यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 में ही पूछा गया था कि पहला एग्रीकल्चर सेंसस कब कंडक्ट कराया गया। ईयर देखते हैं इन सभी के। तो अभी तक अपने 6 इकोनॉमिक सेंसस कंप्लीट हो चुके हैं कंडक्ट। पहला 1977 में कंडक्ट कराया गया था, फर्स्ट 1977 में, और लास्ट अपना 2013 में कंडक्ट कराया गया था। और टोटल अपने कितने हो चुके हैं इकोनॉमिक सेंसस? 6 इकोनॉमिक सेंसस कंप्लीटली कंडक्ट हो चुके हैं, ये हमें याद रखना है। एग्रीकल्चर सेंसस की देखते हैं। एग्रीकल्चर सेंसस की बात करें तो पहला एग्रीकल्चर सेंसस 1977 में 70 से 71 के बीच का डाटा लिया गया था पहले एग्रीकल्चर सेंसस के लिए। लास्ट की बात करें तो इसको कंडक्ट कराया गया, इसके लिए 21, 22 का डाटा यूज़ किया गया है। तो 11th एग्रीकल्चर सेंसस अभी रिलीज़ नहीं किया गया इसका डाटा। तो 10 एग्रीकल्चर सेंसस अपने कंप्लीट हैं। 11th आप सर्च करते रहना, अगर पेपर बाद में होता है तो तब तक हो सकता है इसका डाटा रिलीज़ कर दिया गया हो। तो अभी तक 11th एग्रीकल्चर सेंसस का डाटा अपने पास अवेलेबल है नहीं। टोटल 10 एग्रीकल्चर सेंसस कंडक्ट हो चुके हैं और पहला अपना 1970-71 वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम अंडर फ्लो वेरिएबल। इन सभी में से कौन सा फ्लो वेरिएबल है? स्टोक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या होता है? स्टोक वेरिएबल को हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं और ये फ्लो वेरिएबल्स होते हैं इनको हम एक पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम एक पूरा पीरियड होता है जिसके दौरान हम इस पर्टिकुलर फ्लो वेरिएबल को मेजर करते हैं। तो हमें इन सभी में से फ्लो वेरिएबल को छांटना है। मनी सप्लाई को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम मेजर कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने कितना लोन लिया इसको भी हम एक पर्टिकुलर डेट के बेसिस पे मेजर कर सकते हैं कि इस डेट पर गवर्नमेंट का लोन कितना है। कंजम्पशन की बात करें, इनकम हमें मंथली बेसिस पे अगर मिलती है, एनुअली बेसिस पे अगर हमें मिलती है, तो इस टाइम उसको एक्सपेंडिचर करना भी अपना मंथली या एनुअली बेसिस पर ही रहता है। यानी इनकम और कंजम्पशन दोनों ही अपने एक फ्लो वेरिएबल है, ना कि स्टॉक। यहाँ से बी ऑप्शन उपभोग अपना सही उत्तर होगा। अब फ्लो वेरिएबल और स्टॉक वेरिएबल्स को देख लेते हैं। इनकम, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट और जीडीपी, ये सारे के सारे अपने फ्लो वेरिएबल्स हैं। इनकम मंथली बेसिस पे मिलती है, उसको हम स्पेंड भी फिर मंथली बेसिस पे ही करते हैं। इन्वेस्टमेंट हम मंथली एनुअली करते हैं और जीडीपी भी हम एनुअली बेसिस पर ही मेजर करते हैं। नेक्स्ट, अब स्टॉक वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जैसे मनी सप्लाई, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम इसको मेजर कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की रेट कितनी है, लेवल कितना है, इसको भी हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं। फॉरेन रिजर्व्स हमारे पास कितने हैं, इसको भी हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं। तो ये स्टॉक है, हमारे सारे के सारे वेरिएबल्स स्टॉक वेरिएबल्स हैं। कैपिटल स्टॉक कितना है उसको भी हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं। ये थे अपने कुछ अदर एग्जांपल्स ऑफ स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर, ट्रांसफ़र पेमेंट वे भुगतान होते हैं जो सरकार हमें देती है और बदले में जब हम सरकार को कुछ भी पे ना करें, अपनी तरफ से हमारी कोई फैक्टर सर्विस हम सरकार को ना दें और सरकार उल्टा हमें फ्री में बिना किसी सर्विस और गुड को लिए कोई पेमेंट करती है, तो ऐसी पेमेंट्स को हम ट्रांसफ़र पेमेंट्स बोलते हैं। तो इन सभी ऑप्शंस में से अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन की, कि पेमेंट्स मेड फॉर नो रिटर्न सर्विस, यानी बिना वापसी सेवा के ही अगर सरकार कोई भुगतान करती है हमें, सरकार या कोई भी अदर पार्टी हमें अगर भुगतान करे और बदले में हम कोई अपनी सेवा ना दें, तो ऐसी पेमेंट्स जो हमें रिसीव हुई हैं इनको हम ट्रांसफ़र पेमेंट्स या फिर हस्तांतरण भुगतान कहते हैं। इस चैप्टर को अगर हम इसकी बात करें 12th क्लास का नेशनल इनकम वाला चैप्टर, इसके लिए हमें पढ़ना होगा। इससे रिलेटेड अदर कंसेप्ट भी पूछे जा सकते हैं। तो ट्रांसफ़र पेमेंट यहाँ बी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल मॉडल एंड कीन्सियन मॉडल, क्लासिकल मॉडल और कीन्सियन मॉडल के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है? प्रतिष्ठित सिद्धांत और जो केन्स का सिद्धांत है रोजगार वाला, रोजगार सिद्धांत में मूल अंतर क्या है इन दोनों के? तो क्लासिकल की बात करें तो वो मनी वेजेस को फ्लेक्सिबल मानते हैं और केन्स कहता है कि मनी वेजेस और प्राइसेस अपने शॉर्ट रन में रिजिड रहेंगे। तो ये मनी वेज या फिर प्राइस की रिजिडिटी को लेकर के इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट था। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन कि जड़ मौद्रिक मजदूरी है, ये अंतर है प्रतिष्ठित सिद्धांत में और कीन्सवादी सिद्धांत में। नेक्स्ट, गोल्डन रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू, गोल्डन रेवोल्यूशन यानी कृषि में स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णिम क्रांति की बात करें, गोल्डन रेवोल्यूशन की बात करें, ये हॉर्टिकल्चर यानी फलों का सब्जियों का उत्पादन को बढ़ाना है, उससे रिलेटेड है। मैंने एग्रीकल्चर की डिफरेंट रेवोल्यूशंस, ग्रीन, पर्पल, गोल्डन फाइबर, सिल्वर रेवोल्यूशन, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, सारी कवर की हुई है। एक सेपरेट वीडियो है एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन करके, आप देख सकते हो। पिछले एस्टेट के क्वेश्चन जो हमने 22-23 वाले किए थे उसमें भी रेवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, इफ ए गवर्नमेंट इज रनिंग सरप्लस इन इट बजट, अब गवर्नमेंट अपने बजट में अगर सरप्लस है, सरप्लस का मतलब क्या है? सरकार के रेवेन्यू यानी इनकम ग्रेटर है एक्सपेंडिचर यानी खर्चे से। जब सरकार के रेवेन्यू ज़्यादा हैं तो इस केस में पब्लिक डेट के साथ क्या होगा? अगर इस बढ़े हुए रेवेन्यू, इस बढ़ी हुई आय को सरकार अपने डेट को पे करने में यूज़ करती है, यानी डेट की पेमेंट अगर सरकार कर देती है इस बढ़ी हुई इनकम से, तो ऐसे इस केस में तो डेट गिरेंगे, सरकार के जो ऋण है वो कम हो जाएंगे। बट अगर सरकार इस रेवेन्यू को स्पेंड कर देती है, अपनी डेट की पेमेंट नहीं करती है, तो उस केस में डेट नहीं गिरेंगे। तो अभी देखते हैं इनमें से सब में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर सरकार टैक्स कट करती है, टैक्स कट करने का मतलब रेवेन्यू गिर गया, अब जो टैक्स की साइड से रेवेन्यू गिरा है उसकी पूर्ति सरकार इस बढ़े हुए रेवेन्यू से कर देगी, तो इस केस में तो फोल्ड नहीं करेंगे डेट। फॉलिंग इफ गवर्नमेंट यूजेज द सरप्लस टू रीपे इट्स पास्ट डेट, ये बिल्कुल सही है कि अगर पास्ट के डेट्स को पे करने के लिए, उनकी अदायगी करने के लिए इस आधिक्य का प्रयोग करती है सरकार, तभी उस केस में हमारे सार्वजनिक ऋण गिरेंगे, उनमें उनमें जो फॉलिंग है वो देखने को मिलेगा, फॉल देखने को मिलेगा। व्हाट डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, अब हमारे पास दो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व हैं और जहाँ पे ये दो कम्युलेटिव, ये मोर देन, ये लेस देन ओजाइव कर्व हैं, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे अपना मीडियन डिसाइड होगा। तो इन सभी ऑप्शंस में से अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अपनी माध्यिका डिसाइड होती है जहाँ पे हमारे दो संचयी आवृत्ति वक्र कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व एक दूसरे को काटते हैं, उस बिंदु पर माध्यिका हमारी निर्धारित हो जाती है। एन इंक्रीज इन द ऑटोनोमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल रिजल्ट इन, ऑटोनोमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, ऑटोनोमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब सरकार के द्वारा किया गया एक्सपेंडिचर। अब सरकार एक्सपेंडिचर की बात हो रही थी, ये तो एडी में भी आ सकता है, C+I+G, और IS कर्व में भी हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो IS कर्व अपना राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो अब हमें ऑप्शंस को देख करके देखना है कि ये एडी कर्व की बात हो रही है यहाँ पे या फिर IS कर्व की। तो सभी ऑप्शंस में लेवल ऑफ इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है। एज वी ऑल नो, IS कर्व में नीचे लेवल ऑफ इनकम होता है और OY एक्सिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पर ये IS कर्व की बात हो रही है, यहाँ पे ये अपना LM कर्व है। अब जब सरकार अपना ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है तो इस केस में IS कर्व अपना कहाँ शिफ्ट होगा? IS कर्व अपना लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इस केस में क्या देखने को मिलेगा? पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी थी, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गई,
बात करें लेवल ऑफ आउटपुट की, तो लेवल ऑफ आउटपुट में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगी और लेवल ऑफ आउटपुट भी अपना इंक्रीज होगा। हायर लेवल ऑफ इनकम एंड हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ से सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा कि आपकी आउटपुट भी बढ़ी और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ गया। बी ऑप्शन सही होगा कि आय का उच्च स्तर और ब्याज की दर भी ऊंची हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है कि रियल जीएनपी निकालो और बेस ईयर मान लो 2011 को। 2011 के लिए आपको रियल जीएनपी निकालनी है। तो 2011 के लिए ये अपना 2011 का डाटा है। रियल जीएनपी का फॉर्मूला होता है कि आपको नॉमिनल जीएनपी को प्राइस लेवल से डिवाइड करना होता है और 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे में जब हम नॉमिनल देखते हैं 2011 की और प्राइस लेवल देखते हैं, इनको पुट करते हैं वैल्यूज़ को। 2011 में नॉमिनल इनकम अपनी 55,000 है। वहीं बात करें प्राइस लेवल की तो 67.50 है, 0.50। अब जब इनको हम डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपना जो आंसर आएगा वो अराउंड फर्स्ट ऑप्शन 81,481 पॉइंट समथिंग अपना आंसर आएगा। तो सबसे करीब अपना फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन ड्रोन फ्रॉम द नेशनल इनकम अकाउंट फॉर एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के नेशनल इनकम का डाटा हमें गिवन है। हमें जीएनपी दे रखी है, नेशनल इनकम, वो भी ग्रोस फॉर्म में, और ये हमें C+I+G यानी ये जीडीपी दे रखी है। ये डाटा हमें जीडीपी का गिवन है। डोमेस्टिक और नेशनल दो इनकम हमें गिवन है, दो तरीके का आउटपुट है, ये नेशनल है और ये अपना डोमेस्टिक है। और हमसे पूछा है नेट एक्सपोर्ट फॉर द इकोनॉमी। नेट एक्सपोर्ट फॉर द इकोनॉमी कितना होगा। हमें पता है नेट एक्सपोर्ट को निकालने के लिए हम नेशनल में से, जीएनपी में से डोमेस्टिक को माइनस कर देते हैं, तो अपने नेट एक्सपोर्ट्स निकल के आते हैं। नेट एक्सपोर्ट्स निकल के आते हैं। अब हम यही करेंगे। जीएनपी हमारे पास गिवन है, जीडीपी को हम इन तीनों को, नीचे के तीनों ऑप्शंस जो अपने हैं ये, इन तीनों को जोड़ के हम अपना जीडीपी निकालते हैं पहले। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो इन तीनों को, नीचे के जो तीनों ऑप्शंस हैं, इन तीनों ऑप्शंस को जोड़ने के बाद 4917 अपना आंसर आता है। ये अपना जीडीपी निकल के आ गई, जीडीपी। अब जीएनपी अपना 4850 था, इसमें से 4917 माइनस करेंगे तो नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करना पड़ेगा, बट माइनस का साइन इसके आगे था, बड़ी वाली वैल्यू के आगे, तो अपना फाइनल आंसर माइनस में ही आएगा और आंसर कितना आएगा 67। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। -67 अपने नेट एक्सपोर्ट शुद्ध निर्यात निकल के आएंगे। हम क्या करेंगे, जीडीपी निकालने के लिए सकल निवेश, उपभोग और सरकारी व्यय को जोड़ेंगे। फिर जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद था उसमें से हम अपनी जो डोमेस्टिक है, घरेलू उत्पाद है, उसको माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द फर्स्ट टू यूज द टर्म स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स टर्म को सबसे पहले यूज करने वाला, जिसने यूज़ किया था इस टर्म को 1749 में, और सांख्यिकी के पिता कहलाने वाला आदमी कौन था। तो यहाँ से गोडफ्राइड एचेनवॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1749 में सबसे पहली बार इस वर्ड को यूज़ किया, स्टैटिस्टिक्स को, और इनको हम फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर, अब इससे पहले हमने 2023, 22, 20, 21 के क्वेश्चन पेपर किए थे। उन सभी क्वेश्चन पेपर्स में से 2019 वाले क्वेश्चन पेपर में सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप 2019 का पेपर रिवाइज कर लेते हो, एक बार अच्छे से देख लेते हो, तो ये बेस्ट प्रिपरेशन होगी आपकी। इससे मुश्किल पेपर एस्टेट का बन नहीं सकता, ये टफेस्ट है अभी तक का। तो देखते हैं क्या बोला गया इसमें। इन द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर फॉर 2011। 2011 को अपना बेस ईयर मान के आपको इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा करंट प्राइसेस डिवाइड बाय सिग्मा बेस प्राइसेस मल्टीप्लाई बाय 100। तो पहले ये वैल्यूज़ देखते हैं। बेस ईयर, यहाँ पे हमें प्राइस लेना है 2011 का, और 2000 बेस ईयर हमें 8 को लेना है, और 2011 का इंडेक्स नंबर हमें निकालना है। 2011 का निकालना है, बेस ईयर 8 को लेना है। तो हम नीचे लेंगे 2008 के प्राइसेस और ऊपर लेंगे 2011 के प्राइसेस। 2008 के प्राइस, 2011 के प्राइस, यानी ऊपर हम लेंगे 60, नीचे 20 लेंगे। जब इनको काट देंगे तो 3 निकल के आएगा, और प्राइस जब हम इंडेक्स नंबर निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई तो होता ही है, तो आंसर आएगा अपना 300। तो अब यहाँ से 2011 के लिए 2008 को आधार वर्ष मान के हमने कितना इंडेक्स नंबर निकाल लिया, 300 निकाल लिया।
तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा 300। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ज्योमेट्रिक मीन फॉर 4 and 16? ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला देखते हैं पहले। ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए आपके पास कोई भी दो नंबर अगर गिवन है तो इसको हम स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। अगर 3 नंबर होते तो हम क्यूब रूट लेते हैं। अभी हमारे पास 2 ही नंबर हैं तो हम क्या लेंगे फॉर्मूले के अंदर, इसको स्क्वायर रूट ही लेंगे और अंदर हम अपने उन दोनों नंबर्स को रख लेंगे, यानी x1 मल्टीप्लाई बाय x2। x1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि 2 ही नंबर हैं। करते हैं, x1 की जगह वैल्यू रखते हैं हम अपनी 4 और x2 की जगह 16 रखते हैं। तो यहाँ से 64 रूट 64 आया अपना आंसर। अब रूट 64 किसकी वैल्यू होती है, 8 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट होगा, ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य अपना 8 निकल के आएगा। नेक्स्ट, अब हमें ये डाटा गिवन है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, C+I+D GDP हमें गिवन है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी दे रखे हैं, मनी सप्लाई भी हमें गिवन है। हमें क्या करना है, हमें बोला गया कि आपको वेलोसिटी ऑफ मनी इकोनॉमी में कितनी है उसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है। हमें मनी एक इकोनॉमी में वेलोसिटी ऑफ मनी को फाइंड आउट करने को बोला गया है। तो सबसे पहले वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, P इंटू क्यू। इसको हम टोटल आउटपुट या नेशनल प्रोडक्ट मान सकते हैं, P इंटू क्यू को। प्राइसेस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो टोटल आउटपुट निकल के आ गया। फिर उसको डिवाइड करते हैं मनी सप्लाई से। तो अब हमें P इंटू क्यू तो हमें गिवन नहीं है, लेकिन P इंटू क्यू अपने नेशनल प्रोडक्ट के इक्वल अगर हम मान के चलें कि ये नेशनल इनकम है और इसको हम डिवाइड कर दें मनी सप्लाई से तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा। अब हम इन तीनों को जोड़ते हैं, पहले 3 को जोड़ते हैं, C+I+D करते हैं पहले। 500 में 150 जोड़ा तो 650 और 650 में 140 जोड़ा तो अपना आ गया 790। अब इस 790 में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके देखेंगे तो एक्सपोर्ट ज़्यादा है और 20 ज़्यादा है इंपोर्ट से, तो इसमें 20 और जोड़ लेंगे, आंसर आएगा 810। अब इस 810 को हम अपना नेशनल प्रोडक्ट यानी TP मान सकते हैं, टोटल प्रोडक्ट मान सकते हैं। तो ऐसे में वेलोसिटी किसके इक्वल आएगी, 810 को जब हम 162 से डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा। और राइट आंसर की अगर हम बात करें, राइट आंसर अपना फर्स्ट ऑप्शन होगा 5। तो 5 आंसर आएगा अपना। मुद्रा का प्रचलन वेग यानी वेलोसिटी कितनी निकल के आएगी, 5। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, P इंटू क्यू, यानी टोटल आउटपुट, नेशनल आउटपुट कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं इसको हम, डिवाइडेड बाय मनी सप्लाई। नेक्स्ट, 14th फाइनेंस कमीशन की बात करें, उन्होंने रेडिकली इन्हांस कर दिया था स्टेट का शेयर सेंट्रल डिवीजन पूल के थ्रू। सेंट्रल डिवीजन पूल में स्टेट का जो शेयर है वो कितने से बढ़ाकर कितना कर दिया था, तो राइट आंसर अपना थर्ड होगा, 32 से बढ़ाकर 42 कर दिया था। 13th फाइनेंस कमीशन में ये शेयर कितना था स्टेट को, गवर्नमेंट से सरकार, गवर्नमेंट जो है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ से स्टेट गवर्नमेंट की तरफ 32% जाता था और ये 14th फाइनेंस कमीशन के अंदर बढ़ा करके 42% कर दिया गया। वहीं अगर हम करंट की बात करें 15th फाइनेंस कमीशन की, तो 15th फाइनेंस कमीशन में अब ये शेयर 41 रह गया है और जो ये 1% की रिडक्शन देखने को मिली है 42 से 15th में 41% हो जाना, 1% की रिडक्शन, जो जम्मू कश्मीर इनको अलग अलग यूटी बनाया गया था तो उनके ऊपर स्पेंड करने के लिए 1% की रिडक्शन करेंटली देखी गई है। नाउ नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज द पॉसिबल पर कैपिटा रियल GDP ग्रोथ रेट ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, एक अर्थव्यवस्था में संभावित प्रति व्यक्ति GDP वृद्धि की दर क्या होगी जबकि जनसंख्या की वृद्धि दर 2% है, यानी ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन 2% है और कैपिटल आउटपुट रेशियो आपको 5 दे रखा है और इन्वेस्टमेंट लेवल ऑफ इनकम, इन्वेस्टमेंट लेवल ऑफ GDP इज 25%। ठीक है, GDP का 25% इन्वेस्ट कर रहे हो। कैपिटल आउटपुट रेशियो आपको दे रखा है, पूंजी उत्पाद अनुपात 5% दे रखा है। तो यहाँ से हेरोडोमर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे, ग्रोथ रेट निकालते हैं पहले इनकम की। तो अभी पहले हम आउटपुट की ग्रोथ रेट निकालते हैं, उसके बाद पर कैपिटा के ऊपर आएंगे। पहले आउटपुट निकालते हैं। आउटपुट की ग्रोथ रेट निकालने के लिए अकॉर्डिंग टू हेरोडोमर मॉडल के अकॉर्डिंग जब हम आउटपुट की ग्रोथ रेट निकालते हैं वो किसके इक्वल आती है, ऊपर हम सेविंग लेते हैं, MPS लेते हैं या फिर सेविंग प्रोपोर्शन कितना है आउट ऑफ GDP वो लेते हैं। हमें पता है सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं, तो यहाँ पे
0.25 यानी 25% को हम सेविंग कंसीडर कर सकते हैं। और नीचे हम कैपिटल आउटपुट रेशो लेते हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं, S डिवाइडेड बाई COR लेते हैं। S यानी 0.25 डिवाइडेड बाय कैपिटल आउटपुट रेशो अपना 5 गिवन है। अब इसको जब हम काटेंगे तो 0.05 अपना आंसर निकल के आएगा, 0.05। अब ये अपनी आउटपुट की ग्रोथ निकल के आई है। हमें निकालना है पर कैपिटा ग्रोथ रेट। अब पर कैपिटा निकालने के लिए पर कैपिटा इनकम मतलब टोटल आउटपुट ऊपर लेते हैं, टोटल आउटपुट जितना भी प्रोड्यूस हुआ है, जब उसको हम नंबर ऑफ पीपल कितने हैं उनसे डिवाइड कर देंगे, टोटल जितनी पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर देंगे, तो अपना पर कैपिटा इनकम निकल के आती है। और जब भी कोई चीज़ x डिवाइड बाय y की फॉर्म में हो और उसकी आपको ग्रोथ रेट निकालनी हो, तो x की ग्रोथ और y की ग्रोथ दोनों को माइनस कर दोगे तो आपकी पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ रेट निकल के आ जाएगी। यानी डेल्टा PCI किसके इक्वल होगा, डेल्टा P माइनस डेल्टा पॉपुलेशन। ग्रोथ रेट कैसे निकल के आएगी, ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए हम माइनस करेंगे ग्रोथ रेट ऑफ इनकम जो कि अपनी 0.05 निकल के आई है, 0.05 निकल के आई। इसमें से माइनस करेंगे 2% जो कि पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है। पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को 2% को हम 0.02 भी लिख सकते हैं, तो आंसर निकल के आएगा अपना 0.03। और जब पॉइंट हटाएंगे तो 3/100 आएगा। 3/100 का मतलब 3/100, 3/100 मतलब 3%। तो यहाँ से सेकेंड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज़ द फिशर इंडेक्स नंबर। फिशर इंडेक्स नंबर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है। लाशपेयर और पाशे इन दोनों के फॉर्मूले का ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं हम। लाशपेयर का फॉर्मूला जिसमें कि हम P1 P0 Q0 लेते हैं, बेस ईयर की, लास्ट ईयर की क्वांटिटी लेते हैं बेस ईयर की, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर हम पाशे के फॉर्मूले से, पाशे जिसमें हम प्रेजेंट ईयर की क्या लेते हैं, वैल्यूज़ लेते हैं। P1 P0 तो सब में रहता है, और पाशे के लिए हम पीछे Q1 लेते हैं, करंट ईयर की क्वांटिटीज़ लेते हैं। और जब इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं दोनों का, ये अपना पाशे का था, ये लाशे का फॉर्मूला है। लाशपेयर और पाशे दोनों के फॉर्मूले का ज्योमेट्रिक मीन निकाला तो फिशर का इंडेक्स निकल के आ गया। विच प्राइम मिनिस्टर रिलीज द फर्स्ट इंडियन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इंडिया के डेवलपमेंट की रिपोर्ट सबसे पहले किसने पब्लिश की। अगर यहाँ पे इंडियन डेवलपमेंट रिपोर्ट ना लिखकर इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट लिखा होता तो उस टाइम पे हम आंसर करते अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि उन्होंने पब्लिश की थी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पहली बार। बट यहाँ पे सिर्फ इंडियन डेवलपमेंट की रिपोर्ट बोला गया है, तो PV नरसिम्हा राव यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 1991 में इन्होंने ये पब्लिश की है, जब ये रिफॉर्म्स चलाए गए थे LPG वाले। 11th क्लास का जब हम NCERT रीडिंग कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कैसे PV नरसिम्हा राव का कंट्रीब्यूशन रहा एज ए प्राइम मिनिस्टर इन दीज रिफॉर्म्स। मैच द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन किसने कौन सी दी है उसके अकॉर्डिंग हमें मैच करना है। धन केंद्रित परिभाषा किसने दी है, वॉकर ने दी है। धन केंद्रित परिभाषा एडम स्मिथ ने भी दी थी, वॉकर ने भी दी थी, और भी कई इकोनॉमिस्ट का नाम इससे जुड़ा हुआ है। कल्याण वाली अगर हम बात करें तो ये मार्शल ने दी है। दुर्लभता वाली रॉबिन्सन ने दी है। और आवश्यकता विहीनता से आधारित जो परिभाषा है वो JK मेहता ने दी है। यानी वांटलेसनेस को हम JK मेहता से एसोसिएट कर देंगे। A का A, B का B और C का C, D का D। अब हमें 1 2 3 4 देखना है किस ऑप्शन में गिवन है। 1 2 3 4 सेकेंड ऑप्शन में हमें गिवन है, यहाँ से 2 ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। इसके लिए हमें मीन कैलकुलेट करने को बोला गया है। ये अपना x है, ये अपना y, f यानी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें मीन निकालने के लिए बोला गया था। x हमें गिवन था, ये कंटिन्यूस डाटा, ये क्लास इंटरवल हमें गिवन है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अब हमने यहाँ से मिड वैल्यू निकाली, फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन थी। मिड वैल्यू हमने कैसे निकाली, 10 + 20 को 2 से डिवाइड किया, 20 + 30 को 2 से डिवाइड किया, ये मिड वैल्यूज़ अपनी निकल के आ गई। अब हमने क्या किया, f को m से मल्टीप्लाई किया तो ये अपनी वैल्यूज़ निकल के आई। जब हमने f को फ्रीक्वेंसीज़ को मल्टीप्लाई किया मिड वैल्यूज़ से तो अपनी ये वैल्यूज़ निकल के आ गई। जो ये अपनी 4th रो है ये वैल्यूज़ निकल के आ गई। फिर सिग्मा m की वैल्यू 400 आई और सिग्मा fm की वैल्यू अपनी 46,220 निकल के आई। फिर हमने इस fm को सिग्मा m से हमने डिवाइड किया, इसके डिवाइड में हमने 400 किया तो अपना आंसर निकल के आता है 33,501।
अब 33 के अराउंड जो भी ऑप्शन होगा वो अपना करेक्ट होगा। तो यहाँ से ये मेथड हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी लॉन्ग होगी, तो इस मेथड के बजाय अगर हम इसको स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे, आप लोग इसको स्टेप डेविएशन मेथड से सोल्व करने की कोशिश करना, इसका आंसर छोटा भी आएगा और जल्दी भी निकल जाएगा, क्योंकि ये सारी वैल्यूज छोटी हो जाएंगी फिर। अब इन गिवन ऑप्शंस में से 33.48 एक ही ऑप्शन 33 के सबसे नज़दीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ से अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट, व्हेन वाज द कंसेप्ट ऑफ नवरत्ना स्टार्टेड फॉर पब्लिक एंटरप्राइजेस? पब्लिक एंटरप्राइजेस के लिए नवरत्ना का कंसेप्ट कब शुरू किया गया था? तो ये 1997 में शुरू किए गए थे। नवरत्न और मिनी रत्ना दोनों के दोनों कंसेप्ट पब्लिक एंटरप्राइजेस यानी सार्वजनिक उपक्रमों के लिए 1997 में इनको शुरू किया गया था। अगर महारत्न की बात करें तो महारत्ना को शुरू किया गया था 2010 में। तो महारत्ना 2010 में शुरू हुए थे और 1997 वाला जो कंसेप्ट है ये आया था, ये 1997 में दो कंसेप्ट आए थे, नवरत्न और मिनी रत्न। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रैंक कोरिलेशन? रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला इनमें से कौन सा गिवन है? तो अब यहाँ से सेकेंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन दोनों में सेम फॉर्मूला गिवन है। अगर हम इस नीचे वाले पोर्शन को सोल्व करेंगे n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, तो अपना n क्यूब माइनस n निकल के आएगा, जो कि लास्ट ऑप्शन में गिवन है, n क्यूब माइनस n। तो सेकंड और फोर्थ दोनों ऑप्शन अपने यहाँ से करेक्ट होंगे। रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला था ये, स्पीयरमैन ने ये फॉर्मूला दिया था। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड निकालने को बोला गया है। ग्रोस नेशनल इनकम दे रखा है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी, इसको हम एनएनपी बनाएंगे क्योंकि हमें एनडीपी गिवन है। तो इस फर्स्ट ऑप्शन को पहले हम नेट बनाते हैं क्योंकि नीचे हमें एनडीपी गिवन है। फिर हमारा एनएनपी आ जाएगा, एनएनपी में से एनडीपी को माइनस करेंगे तो फिर अपनी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड निकल के आ जाएगी। जीएनपी में से अगर हम डेप्रिशिएशन को माइनस करते हैं तो अपना एनएनपी निकल के आएगा। अब 179,930 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं 11,888, तो अब अपना राइट आंसर क्या निकल के आएगा? यहाँ से 2,4,0,8,61। अब 16,842, अब ये अपना निकल के आ गया एनएनपी 16,800 1,68,000 सॉरी 1,68,042 अपना आंसर था। अब इसमें से हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना था? एनडीपी अपना 1,64,182 अपना डोमेस्टिक था। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपना आंसर निकल के आएगा 0, 6, 8 और 3, 3,860 अपना आंसर निकल के आ गया। तो अब नेट नीफा अपनी कितनी निकल के आई? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड अपनी 3,860 निकल के आई है। थर्ड ऑप्शन यहाँ से अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.75, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट इज 0.10 एंड टैक्स रेट इज 0.20 और 20%। तो हमें तीन चीज़ें गिवन है, एमपीसी गिवन है, एमपीआई गिवन है और मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन हमें गिवन है, एमआरटी हमें गिवन है। इन तीनों को यूज़ करके अब हमें गुणक यानी कि हमें अपना मल्टीप्लायर निकालना है। एमपीसी गिवन थी, एमपीएम इम्पोर्ट यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट हमें 0.10 गिवन था और मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन हमें 20% जिसको हम 0.2 भी लिख सकते हैं गिवन था। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला इस केस में हमारा ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एमपीसी मल्टीप्लाई विद 1 माइनस एमआरटी प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट। फिर वैल्यूज पुट करने के बाद अब 1 में से हमने 0.2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0.8 निकल के आया। अब 0.8 को 0.75 से हमने मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 0.6 अपना आंसर आता है। अब 1 में से हम माइनस करेंगे 0.6 को, फिर प्लस करेंगे 0.1 जो कि अपनी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट थी। अब यहाँ पे
यहाँ पे जब हम 0.4 और 0.1 आंसर आएगा अपना, जब हम माइनस कर देंगे 0.6 को 1 में से, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.5 अपना आंसर आता है। 1 डिवाइडेड बाय 0.5, अब 0.5, अब जब इसको हम सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे रहेगा, 2 अपना मल्टीप्लायर की वैल्यू निकल के आएगी 2। तो अब 115 क्वेश्चन का राइट आंसर अपना 2 होगा। हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया, इन तीनों वैल्यूज़ को, और फिर मल्टीप्लायर अपना 2 निकल के आता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेन ऑब्स्टेकल इन एक्सेप्टिंग पर कैपिटा इनकम एज ए मेजर ऑफ डेवलपमेंट। अगर डेवलपमेंट को चेक करने के लिए हम पर कैपिटा इनकम को लेते हैं तो इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या निकल के आएगी। पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें तो पर कैपिटा इनकम हम टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं। तो ऐसे में ये ऑन एन एवरेज एक इंसान के हिस्से कितनी इनकम आएगी वो बता देता है हमें, लेकिन ऐसे में ये इनइक्वालिटी को मेज़र नहीं करता, इनकम इनइक्वालिटी के ऊपर इसका फोकस नहीं रहता है। तो यहाँ से आय की असमानता जिसको पर कैपिटा इनकम बता नहीं पाता अच्छे से, तो यही एक ऑब्स्टेकल है, एक अवरोध का काम करता है पर कैपिटा इनकम वाली अप्रोच में, अगर आपको डेवलपमेंट को मेज़र करना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC हमें गिवन है, प्रोपोर्शनल टैक्स रेट यानी MRT हमें गिवन है। अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 500 है तो ऐसे में बजट डेफिसिट कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है कि बजट डेफिसिट कितना होगा। 3 चीज़ें हमें गिवन है। अब यहाँ पे MPC हमें गिवन था, टैक्सेशन हमें गिवन था कितना है टैक्स रेट, और फिर हमें डेल्टा जी बोल रखा था 500। अब गवर्नमेंट के 500 एक्सपेंडिचर करने से बजट डेफिसिट में कितना चेंज आएगा वो हमें निकालना है। तो बजट डेफिसिट किसके बराबर होता है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में से गवर्नमेंट की इनकम को माइनस करेंगे तो बजट डेफिसिट कितना रहेगा वो पता चल जाएगा। अब गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो 500 से बढ़ता है, यानी डेल्टा जी की वैल्यू 500 हमें गिवन है, टी टैक्स रेट भी हमें गिवन है, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वाई। अब डेल्टा वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि डेल्टा वाई कितना है। डेल्टा वाई निकालने के लिए हम मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा जी करेंगे। डेल्टा जी हमें गिवन है, अब डेल्टा वाई अपना निकल के आ जाएगा, वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब गवर्नमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला ये होता है अपना 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस सी 1 माइनस टी। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट की हमने, 1 ये MPC अपना है 0.75। अब MPC की मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 माइनस टी के साथ, निकल के आंसर आया अपना 0.80 1 माइनस टी का। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो 0.6 निकल के आया आंसर, और 1 में से 0.6 को माइनस किया तो 0.4 अपना आंसर निकल के आया। अब 1 डिवाइडेड बाई 0.4, 10 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 2.5 अपनी निकल के आई वैल्यू किसकी, डेल्टा वाई की वैल्यू। अब डेल्टा वाई, ये मल्टीप्लायर की वैल्यू निकल के आई है अपनी, k इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई जी था ना। तो अब यहाँ से डेल्टा वाई हमें फाइंड आउट करना था। अभी डेल्टा जी की वैल्यू हमें गिवन है 500, तो डेल्टा जी को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, डेल्टा जी यानी 500 मल्टीप्लाई बाय 2.5, पॉइंट हटेगा तो 25/100 आ जाएगा। अब इसके बाद अपना फाइनल आंसर डेल्टा वाई की वैल्यू 1250 निकल के आएगी। अब जो बजट डेफिसिट था ऊपर यहाँ पे डेल्टा जी, अब टी की वैल्यू हमें पहले से गिवन है कितनी 0.2, अब टी की जगह 0.2 रखेंगे, डेल्टा वाई की जगह अभी जो हमने आंसर निकाला वो वैल्यू रख देंगे, 1250 वैल्यू रखेंगे डेल्टा वाई की जगह। तो बजट डेफिसिट कितना निकल के आएगा, बजट डेफिसिट निकालने के लिए 500 माइनस टी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वाई। अब ये करेंगे सोल्व तो अपना 250 बजट डेफिसिट निकल के आएगा। 250 फर्स्ट ऑप्शन में अपना करेक्ट आंसर मिल गया हमें, 250 अपना आंसर निकल के आएगा। फॉर्मूला हमें सिंपली पहले हमें बजट डेफिसिट का पता होना चाहिए, कैसे निकलता है, डेल्टा जी में से हम टोटल रेवेन्यू जो गवर्नमेंट के होते हैं TR उनको माइनस करते हैं, और TR का हमें पता है किसके इक्वल होता है, स्मॉल t को जब डेल्टा वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेल्टा TR की वैल्यू निकल के आती है। अब बजट डेफिसिट निकालने के लिए हमें डेल्टा वाई चाहिए था, अब डेल्टा वाई को हम मल्टीप्लायर के फॉर्मूले से निकाल लेंगे, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर के फॉर्मूले से। नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर इंटर इंडस्ट्री ट्रांजैक्शन इन एन इकोनॉमी। इंटर इंडस्ट्री ट्रांजैक्शन हमें दे रखा है और हमें क्या निकालना है, इकोनॉमी में नेशनल इनकम कितनी होगी,
यानी हमें वैल्यू एडिशन देखना है कि कहाँ पे कितनी वैल्यू एडिशन हुई है। ए इंडस्ट्री, बी इंडस्ट्री, एक्स वाई जेड, हमें 3 इंडस्ट्रीज दे रखी हैं और ये उनकी इनपुट्स भी दे रखी हैं। इंटर इंडस्ट्री हमारा ये, इसको सोल्व करते हैं पहले। तो यहाँ पे नेशनल इनकम निकालने के लिए हम देखेंगे कि इन 3 इंडस्ट्रीज़ में वैल्यू एडिशन कितने का हुआ है। तो टोटल प्रोडक्ट एक्स की बात करते हैं। एक्स का टोटल प्रोडक्ट 200 है और इसने खुद से लिए 50 इनपुट, वाई से ली 20 और जेड से ली 30। तो 50, 20, 30 इनका सम करेंगे तो 100 निकल के आएगा। अब इस टोटल आउटपुट में से इनपुट्स को अगर हम माइनस करेंगे तो ए के लिए हमारा 100 की वैल्यू एडिशन निकल के आई। ऐसे ही बी की देखते हैं। बी यानी अपना वाई। अब वाई ने इनपुट्स ली, 80 ली एक्स से और 60 ली खुद से और 40 इनपुट्स ली उसने जेड से। अब 80 + 60 + 40 करेंगे तो अपना 180 निकल के आएगा और जब 240 में से 180 को माइनस करेंगे तो टोटल वैल्यू एडिशन वाई ने 60 की है, 60 रुपीज़ की है। अब अगला देखते हैं। जेड की टोटल आउटपुट 160 है। अब इस 160 में से हम इनपुट्स की वैल्यू को माइनस करेंगे। जेड ने एक्स से ली 30, वाई से ली 50 और खुद अपनी इंडस्ट्री से ही इनपुट्स लिए हैं 60 की। 60 + 50 + 30, ये टोटल इनपुट्स की वैल्यू निकल के आ गई अपनी 140। इस 160 में से 140 माइनस करेंगे तो अपना 20 आंसर निकल के आएगा और टोटल वैल्यू एडिशन कितनी हुई 180 की। और जो वैल्यू एडिशन होती है, टोटल वैल्यू एडिशन, उसी को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। तो 180 हमारा बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। वैल्यू एडिशन यानी नेशनल इनकम अपनी 180 की जनरेट होगी। नेक्स्ट, इन द बीओपी स्टेटमेंट करंट अकाउंट इंक्लूड। करंट अकाउंट में बीओपी के 2 अकाउंट्स होते हैं, कैपिटल करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। एक करंट होता है, दूसरा कैपिटल होता है। तो करंट अकाउंट में क्या इंक्लूड होगा और कैपिटल अकाउंट में क्या आता है। शॉर्ट टर्म के ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में आते हैं, जिसमें हम विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स दोनों को इंक्लूड करते हैं और ट्रांसफर पेमेंट्स को भी इंक्लूड करते हैं और रेमिटेंसेस भी हमारे करंट अकाउंट में ही आते हैं। तो अब यहाँ से देखते हैं, मर्केंडाइज इनविजिबल आइटम्स आएंगे। गवर्नमेंट लोन वगैरह हैं, ये लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट पे करती है, तो ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। एफडीआई भी हमारी लॉन्ग टर्म की हो सकती हैं, तो ये अपने कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। तो यहाँ से ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ मर्केंडाइज का इनविजिबल आइटम, व्यापार की सिर्फ अदृश्य मदों को ही हम चालू खाते के अंदर समाहित करेंगे। तो यहाँ से ओनली फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से अपना करेक्ट होगा, केवल एक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इज द मेजर प्लेयर टू ट्रेड इन द फॉरेक्स मार्केट। विदेशी विनिमय बाजार में व्यापार के लिए सबसे प्रमुख खिलाड़ी इनमें से कौन सा है। तो इन सभी में से जो सबसे मेजर प्लेयर है वो कमर्शियल बैंक से, व्यापारिक बैंक, अपने व्यवसायिक बैंक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज रिलेटेड टू। जब प्राइस डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो वो इनकम के बेसिस पे किया जाता है। अगर कोई रिच कंज्यूमर है और कोई पुअर कंज्यूमर है तो दोनों से जो बेचने वाला विक्रेता होगा वो अलग अलग प्राइसेस चार्ज करेगा। क्वांटिटी ऑफ द परचेज, एक ऐसा कस्टमर है जो ज़्यादा खरीद रहा है, दूसरा कम, तो क्वांटिटी ऑफ परचेज के बेसिस पर भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। टाइम, अगर आप अभी बेच रहे हो तो इसको सस्ता बेचोगे, कुछ टाइम बाद जब इसकी मात्रा कम रह जाएगी तो महंगा बेचो, ऐसा भी हो सकता है। तो टाइम के बेसिस पर भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। एनी ऑफ दीज, ये अपना सही आंसर होगा कि इन तीनों में से किसी भी बेसिस पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी कीमत विभेद किया जा सकता है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से अपना सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क फोर्स। अब वर्क फोर्स क्या होता है। वर्क फोर्स का मतलब वे टोटल पॉपुलेशन का वो पार्ट जो कि वर्किंग है, जिसके पास एम्प्लॉयमेंट है। फर्स्ट बोल रहा है द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन विच इज़ अनएम्प्लॉयड, नहीं, द पार्ट ऑफ वर्क फोर्स, लेबर फोर्स विच इज़ एम्प्लॉयड, द पार्ट ऑफ लेबर फोर्स विच इज़ अनएम्प्लॉयड, द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन विच इज़ फोर्स टू वर्क, यानी पॉपुलेशन का वो पार्ट जिसको आप बाध्य कर रहे हो काम करने पर। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि लेबर फोर्स का वो हिस्सा जो कि एम्प्लॉयड है उसी को हम मानते हैं कार्यरत जनसंख्या, श्रम शक्ति का सिर्फ वही हिस्सा। लेबर फोर्स का मतलब क्या है, लेबर फोर्स में हम अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड दोनों को मान लेते हैं। अनएम्प्लॉयड भी आता है और एम्प्लॉयड भी आता है, दोनों तरीके की पॉपुलेशन को लेकर के चलते हैं हम लेबर फोर्स में। वर्क फोर्स की बात करें तो वर्क फोर्स में सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयड लोगों को लेकर के चलते हैं।
तो ऐसे में वर्क फोर्स की डेफिनेशन क्या बनेगी कि लेबर फोर्स का सिर्फ वही हिस्सा जो कि एम्प्लॉयड है। अब यहाँ पे देख लेते हैं लेबर फोर्स किसे कहेंगे, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर ईदर एम्प्लॉयड या फिर अनएम्प्लॉयड, यानी आप एम्प्लॉयड भी हो सकते हो और अनएम्प्लॉयड भी हो सकते हो, दोनों तरीके के लोगों को हम लेबर फोर्स में काउंट करते हैं। अनएम्प्लॉयड होने का मतलब कि आप काम के लिए सर्च कर रहे हो, इसीलिए आप अनएम्प्लॉयड हो, तो काम करने लायक सभी लोग लेबर फोर्स में आते हैं। वर्क फोर्स की बात करें तो वर्क फोर्स में सिर्फ वही लोग आएंगे जो कि एम्प्लॉयड है, किसी न किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर इंगेज्ड हैं, उन्हीं लोगों को हम वर्क फोर्स में काउंट करते हैं। तो उस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्वे कमेटी इज रिलेटेड टू। कार्वे कमेटी रिलेटेड है विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, विलेजेस में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए और ग्लोबल रूरल लेवल पे डेवलपमेंट करने के लिए कार्वे कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया था, ताकि गाँव में लघु उद्योगों की स्थापना हो सके और उनका विकास हो सके। कर्वे कमेटी किससे रिलेटेड है, 1955 ईयर याद रखना है डिफरेंट कमिटीज का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इन सभी स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट कह रही है, फर्स्ट ऑप्शन कहता है द इनकम इलास्टिसिटी फॉर इंफीरियर गुड्स टू अ कंज्यूमर इज नेगेटिव, यानी इनकम इलास्टिसिटी इंफीरियर गुड्स के केस में, जो हीन वस्तुएं होती हैं उनके केस में नेगेटिव पाई जाती है, यानी इनकम बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, तो इन इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा ही होता है, यही इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव होना है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से अपना करेक्ट होगा। सेकेंड में बोला गया है टोटल इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अ गुड ऑन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड प्राइस इफेक्ट, बिल्कुल सही है। प्राइस इफेक्ट वही होता है कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड में टोटल कितना चेंज आया। एन आईसी कर्व मस्ट बी डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट, आईसी कर्व नीचे की तरफ राइट साइड डाउनवर्ड होना चाहिए, बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन भी अपना करेक्ट है, सेकंड भी और फर्स्ट भी। फोर्थ देखते हैं, कुछ गिफन गुड्स ऐसी होती हैं जो इन्फीरियर नहीं होती, नहीं, इन्फीरियर गुड्स का एक पार्ट है गिफन गुड्स, और सभी गिफन गुड्स इन्फीरियर होती हैं, लेकिन सभी इन्फीरियर गुड्स गिफन हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसको हम कुछ इस तरीके से वेन डायग्राम बना सकते हैं कि ये जो गिफन गुड्स हैं ये इन्फीरियर का एक पार्ट है, तो गिफन तो इन्फीरियर होती हैं लेकिन इन्फीरियर गिफन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ ऐसी इन्फीरियर मिल सकती हैं जो कि गिफन के अंदर नहीं है बल्कि बाहर है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन अपना इनकरेक्ट होगा, सभी गिफन गुड्स इन्फीरियर होती हैं, इन्फीरियर गिफन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन कैपिटल कंसेप्ट वट इज़ द बेस ऑफ इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, आपको लेबर की प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता को बढ़ाना है, तो ऐसे में सबसे फर्स्ट आप किस चीज़ के ऊपर फोकस करोगे। चैप्टर 4 था अपना, जब हम 11th क्लास की एनसीईआरटी को रीड कर रहे थे, तो 11th क्लास की एनसीईआरटी में मेंशन है कि जब आप ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करने का काम करते हो, ह्यूमन को एक कैपिटल में कन्वर्ट करने का काम करते हो, तो सबसे पहले आपको उसको एजुकेट करना होगा और उसकी हेल्थ पे ध्यान देना होगा। अगर वो एजुकेटेड और वो हेल्दी नहीं है तो ट्रेनिंग देने का कोई फ़ायदा नहीं है। टेक्नोलॉजिकल कितनी प्रोग्रेस करो, लेबर की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ने वाली। इम्पोर्टेड कैपिटल ला के रख दो, उससे भी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ने वाली। सबसे पहले इनिशियली आपको क्या करना पड़ेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट, द रियल स्टॉक ऑफ मनी इन द इकोनॉमी इंक्रीज ड्यू टू, रियल स्टॉक यानी रियल स्टॉक ऑफ मनी का मतलब क्या है, मनी कब बढ़ती है, ड्यू टू जब आप प्राइसेस इंक्रीज इन प्राइसेस, जब प्राइसेस में इंक्रीमेंट होता है उस टाइम पे मनी का स्टॉक बढ़ जाता है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। रियल स्टॉक ऑफ मनी, इसका ये इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट नहीं होगा। रियल स्टॉक ऑफ मनी प्राइसेस के बढ़ने से, जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो हमारे पास उसका रीज़न है कि इन्फ्लेशन आती है तो हमारा रियल स्टॉक ऑफ मनी बढ़ता है, इंक्रीज इन प्राइसेस और डिक्रीज इन प्राइसेस। मनी स्टॉक के बढ़ जाने से, मनी स्टॉक के बढ़ने से प्राइसेस बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास मनी बढ़ी हुई है, इसका रीज़न क्या हो सकता है कि आपके प्राइसेस घट गए, प्राइसेस घट गए तो आपके पास जो अवेलेबल मनी है वो पॉकेट में ही रहेगी, उस मतलब मनी का रियल स्टॉक बढ़ जाएगा अगर प्राइसेस गिरते हैं, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा अपना, फर्स्ट नहीं होगा, बी होगा करेक्ट, सेकेंड वन इज द करेक्ट वन। रीड द फॉलोइंग फैक्ट रिगार्डिंग
कॉटन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रिगार्डिंग हमें सेंटेंसेस को पढ़ना है। मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर इस्टेब्लिश इन द लेट 19th सेंचुरी, बिल्कुल सही है, 1854 कॉटन टेक्सटाइल इस्टेब्लिश की गई थी। 1818 में ही सबसे पहले इस्टेब्लिश कर दी गई थी, लेकिन ये एक बड़ा फेलियर था। 1854 में इस्टेब्लिश की गई बाद में इंडिया में, तो 19th सेंचुरी में ही कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया गया, ये सही है। हमें कौन सा छाटना है? इनकरेक्ट छाटना है। रीड द फॉलोइंग, करेक्ट वाला छाटना है, ठीक है। तो फर्स्ट अपना करेक्ट होगा सेकंड, कॉटन टेक्सटाइल वर इस्टेब्लिश बाय द ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर्स, बिल्कुल सही है, कॉटन टेक्सटाइल्स को ब्रिटिशर्स ने इस्टेब्लिश किया था। फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। दे वर लोकेटेड ओनली इन द वेस्टर्न एरिया ऑफ द कंट्री, कॉटन सिर्फ वेस्टर्न एरिया में लोकेटेड थी, बिल्कुल सही है। कॉटन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी ये अपना वेस्टर्न, ये जो गुजरात वाला एरिया है वेस्टर्न एरिया, यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल थी। और जो ईस्ट, ये सेवन सिस्टर वाला इलाका इधर की तरफ, इधर वाले एरिया में अपनी जूट इंडस्ट्री थी। यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री फेमस थी और यहाँ पे जूट। 11th क्लास की एनसीईआरटी रीडिंग में फर्स्ट चैप्टर में ही हमने ये पढ़ा था। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही अपने करेक्ट होंगे, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। The way in which a rational consumer allocate his expenditure on goods is described by, तो इन सभी ऑप्शंस में से एक विवेकशील उपभोक्ता के विभिन्न वस्तुओं के ऊपर व्यय के वितरण की व्याख्या की जाती है कौन से नियम के द्वारा? तो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है यही बताता है कि कैसे एक कंज्यूमर अपने यूटिलिटी के बेसिस पर और प्राइसेस के बेसिस पर अपनी इनकम को एलोकेट करता है, एक रैशनल कंज्यूमर। तो थर्ड, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम इसका करेक्ट आंसर होगा। वट वर द स्टेप्स टेकन टू ब्रिंग प्रोस्पेरिटी एंड इक्वालिटी इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड, प्लानिंग पीरियड में एग्रीकल्चर में, कृषि के क्षेत्र में इक्वालिटी लाने के लिए, समृद्धि को लाने के लिए और समानता को लाने के लिए कौन सा कदम उठाया गया था? ग्रीन रेवोल्यूशन लाई गई थी और लैंड के रिफॉर्म किए गए थे। ये दोनों ही काम किए गए थे प्लानिंग पीरियड में। प्लानिंग पीरियड यानी 1950 से लेकर के 2000, जब तक कि अपना नीति आयोग नहीं बनता, उस 2012 और 17 तक जो स्टेप्स उठाए गए थे उनकी बात की गई है। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, इंडस्ट्रीज को ख़त्म कर दो, ऐसा नहीं किया गया था। सेकंड और थर्ड दोनों अपने करेक्ट होंगे यहाँ से। द स्लोप ऑफ LM कर्व इज डिपेंडेंट अपॉन, स्लोप किसके ऊपर डिपेंड करेगा? LM कर्व का जो स्लोप है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो यहाँ से मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, मनी सप्लाई के बेसिस पे तो LM कर्व शिफ्ट होता है। तो LM कर्व का जो स्लोप है वो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी ऑफ द इकोनॉमी, इसके ऊपर डिपेंड करता है, डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है अपना स्लोप। थर्ड ऑप्शन यहाँ से अपना करेक्ट होगा। प्राइस लेवल पे, मनी सप्लाई पे स्लोप डिपेंड नहीं करता, ये शिफ्टिंग के कोज होते हैं। LM कर्व अपना शिफ्ट होता है, स्लोप सेम रहता है, बस शिफ्ट हो जाएगा कर्व अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्टेटमेंट द एजुकेशन पिरामिड इन इंडिया इज़ वेरी शार्प? भारत में शिक्षा का पिरामिड बहुत ही नुकीला है, यानी इस तरीके का आपका पिरामिड बनता है एजुकेशन का। तो इससे आप क्या समझते हो? इसको एक ग्राफ के थ्रू देखते हैं, पिक्चर देखते हैं। एजुकेशन के पिरामिड के नुकीले होने का मतलब है कि स्कूल लेवल पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, कॉलेज लेवल पे स्कूल लेवल के कंपैरिजन में कम, यूनिवर्सिटी में कॉलेज के कंपैरिजन में कम, और मास्टर्स करने वाली पॉपुलेशन बहुत कम है, और PhD करने वाली तो उससे भी कम है। तो अपने स्कूल जो ये पिरामिड है, एजुकेशन पिरामिड है, इस एजुकेशन पिरामिड के नुकीले होने का मतलब है कि हायर लेवल पे कम पॉपुलेशन है और लोअर लेवल पे अपनी पॉपुलेशन बहुत हाई है। अब ऑप्शंस देखते हैं इनमें से कौन सा शूट होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि वैल्यूएबल है आपका एजुकेशन सिस्टम, एक्सपेंसिव है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस को दिखाएगा। नहीं, एजुकेशनल पिरामिड का नुकीला होना बताएगा कि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन के लेवल पर पहुंचते हैं, यानी हाई लेवल ऑफ एजुकेशन पे बहुत ही कम पॉपुलेशन है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से अपना करेक्ट होगा कि उच्चतर शिक्षा के स्तर पर बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं। ये बताता है हमारा शिक्षा का जो पिरामिड है उसका नुकीला होना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीकेज? इनमें से कौन सा लीकेज है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब किसी एक की इनकम, किसी एक का एक्सपेंडिचर, जब आप एक्सपेंडिचर करोगे तो वो किसी के लिए इनकम जनरेट करेगा, और इसकी इनकम को जब ये एक्सपेंडिचर करेगा तो किसी और की फिर इनकम जनरेट हो जाएगी। इसको हम सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम बोलते हैं कि इनकम पूरी इकोनॉमी में घूमती रहती है। जब किसी एक को इनकम मिलती है
वो स्पेंड करता है, फिर किसी दूसरे को इनकम मिलती है, फिर वो इसको स्पेंड करता है। तो ऐसे करके नेशनल इनकम घूमती रहती है। ऐसे में अगर ये नेशनल इनकम का एक पोर्शन अगर आप सेव कर लो या फिर किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करके उनको दे दो, इस इनकम का कोई एक पोर्शन इंपोर्ट करके आप किसी दूसरी कंट्री तक पहुंचा दोगे, तो सेविंग करना, इंपोर्ट करना, ये दोनों ही इस नेशनल इनकम के फ्लो में एक लीकेज का काम करते हैं। अब देखते हैं इनमें से कौन सा एक लीकेज है, हमें लीकेज को छांटना है। राकेश बोट एन इंडियन मेड टीवी, इंडिया में खरीदा, अपनी इनकम को इंडिया में ही खर्च कर दिया, तो ये नेशनल इनकम के फ्लो में लीकेज नहीं है। प्रकाश ने खरीदी है एक सेकंड हैंड स्कूटर, सेकंड हैंड है फर्स्ट हैंड है ये मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आपने खरीदी है अपने ही दोस्त से अपने ही देश में, तो फिर ये दोनों अपने लीकेज नहीं है। मुकेश ने इंपोर्ट किया, अब ये किसी दूसरी कंट्री से उसने 20 लाख का एक गाड़ी खरीद ली 20 लाख की, तो यहाँ पे ये ऑप्शन अपना लीकेज है, थर्ड वाला ऑप्शन कि मुकेश ने 20 लाख की नई कार जापान से आयात की है। आयात करना, सेव करना लीकेज का काम करते हैं नेशनल इनकम के फ्लो में। उसके बाद सुप्रतीक ने 5,000 रुपये दिए हैं सेक्रेटरी को टुवार्ड हिज सैलरी, सुप्रतीक ने सैलरी दी है अपने ही सेक्रेटरी को दी है, तो नेशनल इनकम में सैलरी हो गया, कुछ खरीदना बेचना हो गया, ये लीकेज का काम नहीं है। लेकिन इंपोर्ट कर रहे हो या फिर सेव कर रहे हो तो नेशनल इनकम के फ्लो में ये लीकेज है। यहाँ से थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। इंटरनल बैलेंस का मतलब क्या है? इंटरनल बैलेंस यानी आंतरिक रूप से देश के अंदर इक्वालिटी है, सब कुछ ठीक है, इसको बोला इंटरनल बैलेंस को बोला जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। फुल एम्प्लॉयमेंट यानी उत्पादन में पूर्ण रोजगार स्तर अगर आपके देश के अंदर अचीव हो गया तो इसी को हम आंतरिक संतुलन कहते हैं। द महालनोबिस मॉडल स्ट्रेस अपॉन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, महालनोबिस मॉडल इनमें से किसकी स्थापना के ऊपर फोकस करता है? तो कोर सेक्टर्स जो हैं, इंडस्ट्री सेक्टर, कोर सेक्टर, कोर क्षेत्र, उद्योगों पर इनका मेन फोकस था महालनोबिस के मॉडल का। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिसेस नेसेसरी गिव्स हायर वेट टू सर्विस लाइक डॉक्टर फीस, रेलवे और बस फेयर, यानी सर्विस को कौन इंक्लूड करके चलता है अपने अंदर? होलसेल प्राइस के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ गुड्स के प्राइस को लेते हैं, सर्विसेज के प्राइस को नहीं लेते हैं। जीएनपी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ये भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को ही लिया जाता है, सर्विसेज को नहीं लिया जाता। जीएनपी डिफ्लेटर की बात करें तो जीएनपी डिफ्लेटर एक बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट हो गया, ये छोटे मोटे इंडिविजुअल्स की सर्विसेज की चार्जेस को नहीं इंक्लूड करके चलता। यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऐसा है जिसमें हम गुड्स भी लेते हैं और सर्विसेज का प्राइस भी इंक्लूड करते हैं सीपीआई की बास्केट में। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से अपना करेक्ट होगा। इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, बहुत ही कम समय है मार्केट में, तो इस टाइम पे अपनी जो सप्लाई है वो फिक्स रहती है। वेरी शॉर्ट पीरियड में अब आपके पास जितना प्रोडक्शन है उतना ही रहेगा आपके पास प्रोडक्शन, तुरंत आप उगा करके किसी फूड आइटम के प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं सकते। तो वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड में डिमांड फिक्स नहीं रहती, अपनी सप्लाई फिक्स रहती है। डिमांड फिक्स क्यों नहीं रहती? अभी आपने एक यूनिट खरीदी है किसी पर्टिकुलर चीज़ की, तो इस एक यूनिट के बाद आप दूसरी डिमांड कर सकते हो, तीसरी भी, तो डिमांड तो शॉर्ट टर्म टाइम में फिक्स नहीं होती। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एग्रीगेट सप्लाई पॉजिटिव स्लोप की है और मार्कअप में डिक्रीज आता है। मार्कअप में डिक्रीज होने का मतलब किस चीज़ का मार्कअप? मार्कअप यानी प्रॉफिट, वेरिएबल कॉस्ट में जो होने वाला प्रॉफिट था उसमें अगर डिक्रीज आ जाए, वेरिएबल कॉस्ट का प्रॉफिट, अब वेरिएबल कॉस्ट के प्रॉफिट में कमी आई है, मार्कअप यानी प्रॉफिट, वेरिएबल कॉस्ट से जो फ़ायदा होता था उसमें कमी आई है, तो इससे एग्रीगेट सप्लाई कर के ऊपर क्या असर पड़ेगा, कहाँ शिफ्ट होगा वो एग्रीगेट सप्लाई कर अपना, ये पूछा गया है। ग्राफ बनाते पहले इसको सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज आप एक वेरिएबल फैक्टर्स को मंगवाते थे, अब उन वेरिएबल जो भी आपके फैक्टर्स हैं, सपोज कच्चा माल है आपका, तो उस रॉ मटेरियल के ऊपर पहले जो रॉ मटेरियल देने वाला है उसके मार्कअप में कमी आई है, ये बोला गया है। रॉ मटेरियल देने वाले के मार्कअप में यानी उसके प्रॉफिट में कमी कर देते हैं। पहले वो 10 देता था, इसमें उसका 5 का प्रॉफिट था, अब वो अपने प्रॉफिट को अगर 2 यूनिट से घटा दे और 3 का प्रॉफिट रखे अपने पास, तो ऐसे में अगर इसमें हम 2 की कमी करेंगे तो अब हमें जो रॉ मटेरियल है वो 8 का पड़ेगा, यानी बेचने वाले के मार्कअप में कमी आई, उसके प्रॉफिट में कमी आई, उस कमी के चलते हमें वो गुड अब सस्ती पड़ेगी। हमारा जो प्रोडक्शन है उसमें जो वेरिएबल जो भी इनपुट्स हम यूज़ करते हैं उनमें अब उनका प्राइस डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ऐसे में जब आपकी कॉस्ट कम होती है तो एग्रीगेट सप्लाई कर, इन्होंने बोला पॉजिटिव स्लोप का एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, तो ऐसे में एग्रीगेट सप्लाई कर कहाँ खिसक जाएगा? राइट साइड शिफ्ट होगा,
और जब ये राइट साइड शिफ्ट होगा तो ये क्या दिखाएगा, प्राइसेस में कमी को दिखाएगा और आउटपुट में इंक्रीमेंट को दिखाएगा। अब हमें ऑप्शन ढूंढना है जिसमें ये दे रखा हो कि राइट वर्ड शिफ्ट है। अब राइट शिफ्ट दो ऑप्शंस में गिवन है हमें, फोर्थ में और सेकंड में। सेकंड कह रहा है कि प्राइस लेवल फॉल होगा, बिल्कुल होगा, और आउटपुट इंक्रीज होगी। यही अपना सही आंसर है। दाईं ओर ये खिसक जाएगा और कीमत भी घटेगी और उत्पादन बढ़ जाएगा। जब भी कॉस्ट में कमी आती है तो उत्पादन बढ़ता है, कीमत गिरती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन लॉ ऑफ प्रोडक्शन। लॉ ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हम किसकी स्टडी नहीं करते, उत्पत्ति के नियम के अंदर हम किसकी स्टडी नहीं करते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी पढ़ते हैं, वेरिएबल प्रोपोर्शन भी पढ़ते हैं, रिटर्न टू स्केल भी पढ़ते हैं हम प्रोडक्शन के लॉज में। हम लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ते, ये हम कॉस्ट मिनिमाइजेशन के अंदर पढ़ते हैं, ना कि प्रोडक्शन के लॉज के अंदर। तो फोर्थ ऑप्शन साधनों का न्यूनतम लागत संयोग, हम ये नहीं पढ़ते उत्पत्ति के नियमों के अंदर। द बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इज नॉट अफेक्टेड बाय। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इनमें से किसके द्वारा इफेक्ट नहीं होता, एमपीएस मल्टीप्लायर एमपीएस से भी इफेक्ट होता है, इंपोर्ट से भी इफेक्ट होता है, इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी एंड प्रोपोर्शनल टैक्स रेट से भी होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट फंक्शन से इफेक्ट नहीं होता। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा कि गुणक जो संतुलित बजट गुणक है वो किससे प्रभावित नहीं होता। तो उसमें हम एमपीसी की बात करते हैं, एमपीएम की भी बात करते हैं, ठीक है, और टैक्सेशन की यानी एमआरटी की भी बात करते हैं। तो सी आई यानी इंपोर्ट और टी तीनों आते हैं, लेकिन निवेश फलन की बात नहीं करते। व्हाट वाज द बेस ऑफ पॉवर्टी लाइन कंसेप्ट ऑफ दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी लाइन का बेस किसको माना था, तो उन्होंने जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग को माना था कि जेल में रहने वाले लोग पर डे कितना एक्सपेंडिचर करते हैं, उसके बेसिस पर हमें पॉवर्टी लाइन डिसाइड करनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एवरेज टू एस्टिमेट कास्ट बेस्ड पॉपुलेशन फ्रॉम टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। कास्ट बेस्ड आपको फाइंड आउट करना है कि कास्ट किस कास्ट के कितने लोग हैं। तो इसमें से कास्ट मतलब एक क्वालिटी आपको आप मेजर कर रहे हो, क्वालिटेटिव डाटा आप छांटना चाह रहे हो। तो इस केस में आप क्या करोगे, आप मीडियन, आप मोड वैल्यू को चेक करोगे। मोड वैल्यू यानी किस कास्ट, अगर आपको किसी कास्ट की हाईएस्ट देखना कि हाईएस्ट लोग किस, हाईएस्ट पॉपुलेशन किस कास्ट की है, या ऑन एन एवरेज किस पॉपुलेशन की एवरेज हाई है, तो ये दो पॉपुलेशन अपनी एवरेज निकल के आ जाएंगी। ऐसे में मोड के थ्रू, मोड यानी ऑब्जर्वेशन के थ्रू पीक को चेक करोगे बार की, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन अपना मोड होगा। जब भी आपको क्वालिटेटिव डाटा के थ्रू एवरेज निकालनी हो तो आप मोड का यूज़ करोगे। ए मोनोपोलिस्ट इज एबल टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट व्हेन। एक मोनोपोलिस्ट उस टाइम पे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करेगा जिस टाइम पे, सबसे पहली कंडीशन होती है आपकी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल हो, उसके बाद ही आप प्रॉफिट लॉस को देखते हो। सबसे पहली कंडीशन ये फुलफिल होनी चाहिए। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। एकाधिकारी अपने लाभ को अधिकतम तब करेगा जब सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर होगी। विच वॉज द हाईवे ऑफ द कॉलोनियल ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया। इंग्लैंड इंडिया के बीच में हाईवे का काम स्विस कैनाल ने किया था। अब ये जो एशिया है और यूरोप है इसके बीच के रास्ते को छोटा कर दिया था स्विस कैनाल ने। इन द शॉर्ट रन, अल्पकाल के अंदर, मार्जिनल कॉस्ट चेंज ड्यू टू चेंज इन। मार्जिनल कॉस्ट में किसकी वजह से परिवर्तन आता है, शॉर्ट रन की बात हो रही है। शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में अगर हम बात करें सभी फैक्टर्स अपने वेरिएबल होते हैं, लेकिन शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर फिक्स रहते हैं, उनकी वजह से हमारे प्रोडक्शन की कॉस्ट यानी मार्जिनल कॉस्ट में कुछ डिफरेंस नहीं आता। अब शॉर्ट रन में मार्जिनल कॉस्ट में जो डिफरेंस आता है वो वेरिएबल फैक्टर्स की वजह से आता है। तो इसलिए मार्जिनल कॉस्ट में जो चेंज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आएगा। एवरेज कॉस्ट नहीं लेंगे क्योंकि एवरेज कॉस्ट में वेरिएबल और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट दोनों आ जाती हैं। तो एवरेज कॉस्ट हम नहीं लेंगे, टोटल कॉस्ट भी नहीं लेंगे और फिक्स कॉस्ट तो होती ही नहीं है। रीज़न कि आपकी मार्जिनल कॉस्ट घट रही है बढ़ रही है शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में मार्जिनल कॉस्ट का गिरना या फिर बढ़ना दोनों ही रीज़न होते हैं वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। सिर्फ वेरिएबल फैक्टर की वजह से मार्जिनल कॉस्ट में चेंजेस आते हैं। बी ऑप्शन यहाँ से अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। बर्थ के टाइम सबसे कम एक्सपेक्टेंसी किसकी है, तो यहाँ पे बिहार अपना करेक्ट होगा। बिहार की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे कम है आउट ऑफ ऑल दीज 4 स्टेट्स। Given that the marginal propensity of consumption
इज लार्जर, यानी MPC अपनी बड़ी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? जब आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाई होती है तो आपके लिए अच्छा रहता है, हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा रहता है। तो पहला बोला गया है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव विल बी लार्ज, नहीं, MPC अगर बड़ी है तो MPS आपका छोटा होगा, क्योंकि MPC प्लस MPS आपका इक्वल टू 1 होता है। तो इस केस में अगर ये बड़ी है तो ये छोटी होगी, तभी इक्वल टू 1 आ पाएंगे। अगर दोनों बड़ी होंगी तो उस केस में 1 आंसर नहीं बनेगा फिर अपना, तो ये गलत है। अगर आप कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हो तो आप सेव ज़्यादा नहीं कर सकते। तो फर्स्ट अपना इनकरेक्ट हो गया, हमें ट्रू छांटना है। मल्टीप्लायर की वैल्यू बड़ी होगी, बिल्कुल ठीक है। अगर आपका MPC हाई है तो आपके मल्टीप्लायर की वैल्यू हाई होगी, बिल्कुल सही है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी हाइयर, बिल्कुल सही है। अगर आपका MPC हाई चल रहा है तो APC आपका हाई होगा ही। ऑटोनोमस कंजम्पशन विल बी हाइयर, ऑटोनोमस कंजम्पशन भी आपका हाई रहेगा। यहाँ पे सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों ऑप्शन अपने करेक्ट हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन यहाँ से अपना करेक्ट होगा। स्वायत्त उपभोग भी ऊंचा होगा, उपभोग का औसत स्तर भी ऊंचा होगा और गुणक की वैल्यू भी हाई रहेगी। नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ प्योर कंपटीशन। प्योर कंपटीशन के लिए क्या ज़रूरी नहीं है? प्योर कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन में क्या डिफरेंस है, ये मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड की थी, उसमें मैंने बताया था कि प्योर कंपटीशन कैसे परफेक्ट कंपटीशन से अलग है। और प्योर कंपटीशन यानी शुद्ध प्रतियोगिता एक तरह की वास्तविक यानी एक रियलिस्टिक मार्केट है। अब देखते हैं ऐसी क्या अजम्पशन है जो कि प्योर कंपटीशन को परफेक्ट कंपटीशन से सेपरेट करती हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट पाए जाते हैं। फ्रीडम ऑफ एंट्री, जो फर्म छोड़ना चाहे छोड़ सकती है, आना चाहे आ सकती है, ऐसा ही रियल वर्ल्ड में होता है, ये भी है। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, एक पूर्ण ज्ञान और पूर्ण गतिशीलता, ये दो मान्यताएं परफेक्ट कंपटीशन में तो होती हैं लेकिन प्योर कंपटीशन में ये मान्यताएं नहीं होती। तो पूर्ण गतिशीलता होना यानी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होना, ये परफेक्ट कंपटीशन में तो पाया जाएगा लेकिन प्योर कंपटीशन में ये अजम्पशन नहीं होगी। तो हमें नहीं वाली छाटनी थी कि कौन सी अजम्पशन नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। फोर्थ देख लेते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, बिल्कुल एक्चुअल में भी ऐसा होता है। तो ये प्योर कंपटीशन एक रियलिस्टिक मार्केट है एज कम्पेयर टू प्योर परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन प्योर कंपटीशन के बीच के डिफरेंस को देख लेते हैं। प्योर कंपटीशन के अंदर जो डिसीजंस होते हैं वो इंडिपेंडेंटली लिए जाते हैं, किसी इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। इंडिविजुअल सेलर्स के डिसीजंस इंडिपेंडेंट होते हैं, ये सबसे बड़ा एक डिफरेंस आ जाता है परफेक्ट में और प्योर कंपटीशन में। यहाँ पे मोबिलिटी इम्परफेक्ट होती है जब हम बात करते हैं प्योर कंपटीशन की, और नॉलेज भी इम्परफेक्ट होती है प्योर कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में एक एक्स्ट्रा लेयर लग जाती है परफेक्ट नॉलेज की, परफेक्ट मोबिलिटी की। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो प्योर कंपटीशन एक तरह की रियलिस्टिक सिचुएशन को बताता है। नेक्स्ट डिफरेंस ये हो जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, रियलिस्टिक नहीं है। और यहाँ पे अगर हम बात करें प्योर कंपटीशन की, तो प्योर कंपटीशन में जो स्ट्रिक्ट अजम्पशन वाला जो रूल है वो नहीं लगता, बहुत ही कम कंडीशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट कंसेप्ट नहीं है, बहुत कम कंडीशंस है हमारी प्योर कंपटीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया द प्राइस ऑफ कोल्ड ड्रिंक इंक्रीज बाय 18%। प्राइस में चेंज आता है 18 का, तो उसकी डिमांड गिरती है 21 से, डिमांड डिक्रीज हो जाती है 21 से। और हमें पता है अगर 18% के चेंज होने से डिमांड भी 18% से चेंज होती तो हम बोलते इलास्टिक है, यानी यूनिटरी इलास्टिक है। अब प्राइस में चेंज कम हुआ और क्वांटिटी में चेंज ज़्यादा हुआ, इसको बोलते हैं मोर देन वन या फिर इलास्टिक। इलास्टिक यानी मोर देन वन को ही हम इलास्टिक बोल सकते हैं। परफेक्टली इलास्टिक तो नहीं होगा, यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं इलास्टिक। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। हमें इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के बेस्ट ऑल्टरनेटिव को छाटना है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है जब राम डिपॉजिट कराता है कमर्शियल बैंक के अंदर मनी, तो इससे वो जो मनी है वो आउट ऑफ सर्कुलेशन चली जाएगी और मनी सप्लाई घट जाएगी। नहीं, मनी सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि जब बैंक्स के पास डिपॉजिट्स आएंगे तो इन डिपॉजिट्स के थ्रू बैंक्स क्रेडिट क्रिएशन करेंगे, क्रेडिट क्रिएशन होगी तो इससे जो ये मनी है जो डिपॉजिट हुई थी ये इसका सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, तो और मनी सप्लाई इससे इंक्रीज होगी ना कि डिक्लाइन होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अपनी इनकरेक्ट हुई। सेकंड देखते हैं, इफ़ द RBI क्रिएट्स मोर मनी, RBI ज़्यादा मनी क्रिएट करता है,
आरबीआई नोट छापता है। अब इस नोट के निर्माण करने से, मुद्रा का निर्माण करने से इंडियन वुड अचीव अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ज़्यादा पैसा होएगा, यानी मनी सप्लाई आपके पास हाई होएगी, तो इस पैसे के बढ़ने से क्या आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा? इसकी कोई गारंटी नहीं होती। प्राइसेस के बढ़ने से क्या होता है, अब जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेंगे, प्राइस के बढ़ने से चीज़ें आपके लिए खरीद पाना मुश्किल हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना इवन डिक्लाइन हो सकता है, इंक्रीज होने की कोई गारंटी नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन भी अपना इनकरेक्ट है, फर्स्ट भी इनकरेक्ट है। फर्स्ट सेकंड आर फॉल्स, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा कि दोनों ही असत्य हैं। अब अगला बोला गया है, इन एन इकोनॉमी एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स हम किसको बोलते हैं? एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स यानी M0 की बात हो रही है यहाँ पे। समग्र मौद्रिक संसाधन किसके योग के समान है? तो समग्र मौद्रिक संसाधन में हम डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट विद सेंट्रल बैंक, टाइम डिपॉजिट, कॉइन एंड समग्र मौद्रिक एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स M0 नहीं M3 होगा अपना एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स M3। अब यहाँ से हमें मनी सप्लाई के डिफरेंट मेजर्स M1, M2, M3, M4 इनको देखना है, M0 को भी देखना होगा। M1, M2, M3, 4 इनसे क्वेश्चंस मोस्टली पूछ लिए जाते हैं, M0 से इतने नहीं आएंगे एचटेट लेवल पे। तो M3 की बात यहाँ की गई है, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स को याद रखेंगे, ये M3 है अपना। तो M3 के अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं? टाइम डिपॉजिट लेते हैं, नोट इन सर्कुलेशन लेते हैं, कॉइन एंड स्मॉल कॉइन इन सर्कुलेशन इसको भी लेते हैं, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, अदर डिपॉजिट विद सेंट्रल बैंक ये भी लेते हैं। तो ये सभी आ जाते हैं इसके अंदर जब हम बात करते हैं M3 की। तो यहाँ पे ऑल 1, 2, 3 एंड 4 ये सभी एग्रीगेट मनी के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे एचटेट 2019 का क्वेश्चन पेपर अपना कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।